दोस्तों 4 जून 2024 के बाद इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन अमरावती शहर में जमीन के प्राइस इलेक्शन के बाद सिर्फ 3 दिनों में ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बढ़ गए। और ये सब हुआ 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद। 2024 लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उसने सबको हैरान कर दिया, जिसके लिए ऑलमोस्ट कोई भी रेडी नहीं था। और आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पिछले 2 टर्म से एब्सोल्यूट मेजोरिटी को एंजॉय करने वाली बीजेपी इस बार मेजोरिटी मार्क को टच नहीं कर पाई और इस टाइम बीजेपी एनडीए अलायंस के साथ सरकार बना रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये बीजेपी की सरकार सिर्फ एक स्मार्ट सिटी की वजह से बन रही है और यही स्मार्ट सिटी एनडीए की सरकार गिरा भी सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह स्टोरी है एक ऐसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो बनने के बाद गिफ्ट ढोलेरा जैसे नए स्मार्ट सिटी से एडवांस होता, जो सिंगापुर सिटी से इंस्पायर होकर बिल्ड किया जाता। लेकिन पॉलिटिक्स ने इस शहर को आज घोस्ट सिटी में बदल दिया है। यह स्टोरी है आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी अमरावती की। दोस्तों, आज हम बात करते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी की। हम बात करते हैं ढोलेरा की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी एक ऐसे स्मार्ट सिटी को बिल्ड करने वाले थे जो गिफ्ट और ढोलेरा से कहीं ज्यादा एडवांस होता। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था चंद्रबाबू नायडू जी का। इसके लिए एक ग्रैंड विजन तैयार किया था कि ये शहर किस पर्पस के लिए बिल्ड किया जाएगा और इससे राज्य और देश क्या गेन करने वाले हैं। एक ऐसा शहर जो आज तक इंडिया में कहीं भी बिल्ड नहीं हुआ था। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आंध्रा की गवर्नमेंट ने सिंगापुर, जापान की हेल्प ली ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए इस प्रोजेक्ट के लिए। सब कुछ सही जा रहा था, बट यहाँ एक चीज की दिक्कत थी, वो थी फंड की, जो इस सिटी को बिल्ड करने के लिए चाहिए था। और आंध्र प्रदेश की सरकार के पास पैसों की कमी थी, क्योंकि इस राज्य का अभी अभी बाइफरकेशन हुआ था। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी को बिल्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प मांगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र की सरकार को प्रॉमिस भी किया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी एनडीए के साथ अलायंस में थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट थी। तो सीबीएन को उम्मीद थी कि मोदी सरकार से उनको सपोर्ट मिलेगा, इसलिए मोदी जी के द्वारा इस स्मार्ट सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखवाया गया। लेकिन टाइम के साथ मोदी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं आया। इस चीज को सीबीएन ने मुद्दा बनाया और पीएम मोदी पे आरोप लगाया कि ये एक विश्वासघात है आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ। उनका यहाँ तक कहना था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ढोलेरा को बिल्ड करने के लिए 98,000 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट कर रही है, लेकिन अमरावती के लिए सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का फंड दिया, जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी नहीं था। इसी मुद्दे के साथ अपना विरोध जताते हुए टीडीपी ने अपने अलायंस को खत्म कर दिया एनडीए के साथ। बट उस टाइम बीजेपी एब्सोल्यूट पावर में थी, तो उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। 2019 के इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, अपोजिशन से सपोर्ट लेकर। इस टाइम राज्य में उनकी पार्टी चुनाव हार गई। सेंटर में बीजेपी और ज्यादा मेजोरिटी के साथ पावर में आई। 2019 में ही आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने जगन मोहन रेड्डी, जिनके कुछ अजीब से फैसलों की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से घोस्ट सिटी में बदल दिया। अब ये अजीब सा फैसला क्या था, इसको हम आगे समझेंगे। तो आज के टाइम सिचुएशन पूरी तरह अलग है। आंध्र प्रदेश में सीबीएन की सरकार बन रही है और सेंटर में भी एनडीए अलायंस का पार्ट है टीडीपी। वेल, आज के टाइम बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भी नहीं है। तो क्या अब सिचुएशन बदलेगी? आखिर यह भी एक बड़ा सवाल है कि मोदी जी ने अमरावती को सपोर्ट क्यों नहीं किया और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए अमरावती इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, अब अमरावती का फ्यूचर कैसे होने वाला है? इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 2014 में। बहुत से पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का बंटवारा होता है। वेस्ट का पार्ट बना तेलंगाना और ईस्ट का पार्ट बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े तो हो गए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए सबसे बड़ा लॉस था हैदराबाद, जो अब तेलंगाना की कैपिटल सिटी बन गई है। अब फैसला यह हुआ कि जब तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक हैदराबाद से आंध्र प्रदेश की सरकार रन कर सकती है। बेसिकली हैदराबाद 10 सालों के लिए आंध्र प्रदेश की टेम्परेरी कैपिटल सिटी बन गई और ये 10 साल का टाइम पीरियड आज के टाइम एंड हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू जी को इन्हीं 10 सालों के अंडर ही नए कैपिटल सिटी को डेवलप करने का फैसला लेना था। अब यहाँ गुंटूर, विजयवाड़ा जैसे शहरों को
कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकता था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी का एक अलग विजन था। उनका मानना था एक नया ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी होगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा ड्राइव करेगा। इसके अलावा ये एक प्राइड और सिंबल की तरह भी देखा जाएगा पोस्ट बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए। तो उन्होंने एक नए कैपिटल सिटी को बिल्ड करने का फैसला लिया। ये काफी रिस्की और ब्रेव फैसला था जिसमें चंद्रबाबू नायडू जी का विजन दिखता है। यह शहर बनाया जाता कृष्णा नदी के साइड विजयवाड़ा के पास जो ऑलमोस्ट 217 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला होता। शहर का जो मास्टर प्लान था उसके अकॉर्डिंग ये एक ग्रीन एंड ब्लू सिटी बनने वाला था जिसमें पेड़ पौधों के साथ साथ बड़े बड़े झीलों को भी डेवलप किया जाता। इसमें 9 छोटे छोटे हब्स का निर्माण होता जैसे गवर्नमेंट सिटी, जस्टिस सिटी, फाइनेंस सिटी, नॉलेज सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सिटी, हेल्थ सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मीडिया सिटी और टूरिज्म सिटी। टूरिज्म सिटी को अमरावती रिवर फ्रंट के साथ में बनाया जाता। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं ये कृष्णा नदी के किनारे यहाँ पर बिल्ड किया जाता। नॉलेज सिटी जैसा कि नाम से पता चलता है ये एक एजुकेशनल हब होता इसमें टेक्निकल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में साउथ इंडिया का सबसे बड़ा IT हब डेवलप किया जाता। इवन बेंगलोर से भी बड़ा होता। ये सब कुछ ऑन पेपर परफेक्ट था। अब यहाँ दिक्कत इस बात की थी जहाँ पे ये सिटी बिल्ड होती वो एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल जमीन थी। यहाँ पे किसानों से जमीन को लेना आसान काम नहीं था। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि ये एक जीनियस माइंड था चंद्रबाबू नायडू जी का जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। इंडिया के केस में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट आती है लैंड एक्विजिशन में। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में इंफ्रा प्रोजेक्ट लंबे समय तक डिले होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसको 2022-23 तक बिल्ड कर लिया जाना था लेकिन अब इसको 2027 में शिफ्ट कर दिया गया है। बट अमरावती के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अमरावती में 3 मंथ के अंडर 33,000 एकड़ फर्टाइल जमीन को लैंड पूलिंग स्कीम के अंडर सरकार ने लिया। अब ये इतने स्मूथ तरीके से इसलिए भी हो पाया क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाया गया इस प्रोजेक्ट में। इवन नीति आयोग ने भी इस लैंड पूलिंग स्कीम की तारीफ की। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी स्कीम है जिसको देश भर में अप्लाई किया जा सकता है। सो यहाँ तक तो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। सरकार के पास विजन था, प्लान था, जमीन थी। बस अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए था फंड, ढेर सारा पैसा। और फंड AP के पास नहीं था क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला मेन सोर्स था हैदराबाद वो चला गया था तेलंगाना के पास। तो यहाँ बस एक ही ऑप्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेना और तुरंत CBN ने सेंट्रल गवर्नमेंट से निगोशिएशन भी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्बली AP को स्पेशल स्टेटस देने का वादा भी किया लेकिन जब टाइम आया स्पेशल स्टेटस देने का तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने वादे से मुकर गई। अब नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया इसके पीछे की सही और ऑफिशियल जानकारी तो नहीं मिली। लेकिन जो पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं इनका अध्ययन करते हैं उनका कहना था कि इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल रीजन। देखो अगर आज के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस देती है तो वो एक बड़ी बात होगी और इसकी वजह से जो दूसरे स्टेट हैं वो भी डिमांड करने लगेंगे स्पेशल स्टेटस की। और इसी से रिलेटेड पॉलिटिकल रीजन भी है क्योंकि बीजेपी को इससे दूसरे राज्यों में नुकसान होता जैसे तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों में जो स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते। हालांकि उनको जरूरत थी या नहीं वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इसी पॉलिटिक्स के चक्कर में आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। यहाँ एक और बात थी 14th फाइनेंस कमीशन ने भी राज्यों को दिए जाने वाले स्पेशल स्टेटस को एंड करने का रिकमेंडेशन दिया था। इस कमीशन का कहना था स्पेशल स्टेटस के बजाय स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बट PM मोदी जी ने वर्बली स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया था। यह भी एक सच्चाई है। तो अगर उनको देना नहीं था तो इस चीज का प्रॉमिस नहीं करना था। अगर प्रॉमिस कर भी दिया तो उसको पूरा करना था। PM मोदी जी से CBN को ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। अब जो अमरावती को थोड़े बहुत फाइनेंशियल हेल्प दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो आया स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज से जिसके बारे में 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। जैसा कि मैंने बताया ये पैकेज शॉर्ट टर्म के लिए होता है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आंध्रा के केस में अमरावती और पलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद 2019 के इलेक्शन में CBN को एक और बड़ा झटका लगने वाला था। इस चुनाव में बीजेपी फिर से और बड़ी मेजोरिटी के साथ पावर में आई जो कि एक बड़ा झटका था उस टाइम के लिए। बट CBN के लिए उससे बड़ा झटका था आंध्र प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन हारना। 2019 के इलेक्शन के बाद AP के नए CM बनते हैं जगन मोहन रेड्डी
जिन्होंने अमरावती प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बजाय इसको और ज्यादा डैमेज किया। क्योंकि अमरावती एक ब्रेन चाइल्ड था सीबीएन का, तो ये हमेशा से ही सीबीएन का ही प्रोजेक्ट माना जाता। इसको चाहे कोई भी डेवलप करता, तो शायद जगन मोहन रेड्डी को लगा होगा इसको डेवलप करने के बाद सारा क्रेडिट तो सीबीएन को चला जाएगा, तो इससे जगन की पार्टी को क्या मिलेगा। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जो फैसले लिए उससे मुझे यही लगा। जैसे जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिटी बनाया, कुर्नूल को जुडिशरी कैपिटल और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी भी राज्य या फिर देश की एक नहीं 3 कैपिटल सिटी होती। इसीलिए मैंने कहा यह एक विचार सा फैसला था जगन मोहन रेड्डी का। आज के टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इस बार वो एनडीए के अलायंस में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सबसे बड़ी बात, इस बार टीडीपी की पार्टनर बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं है, तो सीबीएन को पता है उनको क्या करना है। रही बात अमरावती की, तो ये सीबीएन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका पूरा पॉलिटिकल करियर इस पर टिका हुआ है, वो तो इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव होने वाला है। शायद इसीलिए 4 जून को रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 3 दिन में अमरावती में लैंड के प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज होगा इन्वेस्टर्स को वापस लाना और उनको भरोसा दिलाना। सिंगापुर, जापान के पार्टनर्स को फिर से लाना जो इस प्रोजेक्ट से पहले जुड़े हुए थे। जिस रफ्तार के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, अगर ये कंटिन्यू रहता तो आज के टाइम हमको ऑलमोस्ट आधा शहर बन के रेडी मिलता। बट अब यही उम्मीद रहेगी लोगों की कि इस शहर के ऊपर फिर से काम स्टार्ट हो बिना किसी रुकावट के। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।